ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है हमारा मेष राशि वालों के लिए मार्च के मध्यकाल में ग्रहों का योग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, जो मेष राशि वालों के लिए मंगल प्रधान समय है और मंगल महाराज इस वक्त जिस प्रकार से स्थिति में है वो बड़ा एक अजीब सा योग बनता दिखाई दे रहा है। वो स्थिति ऐसी है कि लाभ की स्थिति है, लेकिन आप पुरुषार्थ सही दिशा में कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं आलस की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। तो जिन बच्चों की राशि पढ़ाई वाले हैं ना, छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि मेष राशि वालों को थोड़ा नॉकिंग करते रहें। नहीं तो यहाँ पर जिस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं, मंगल महाराज जिस स्थिति में है वो थोड़ा सा आलस की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। पुरुषार्थ में कमी आती दिखाई दे रही है और इस वक्त पुरुषार्थ में कमी आई ना तो कहीं ना कहीं ग्रह योग आपको धोखा दे सकते हैं। देखिए, चतुर्ग्रही पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है। 12वें भाव में जाकर चार ग्रह इस मार्च के मध्यकाल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से उपस्थित हो गए हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु। और देखिए क्या है कि इसी मार्च के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे और महत्वाकांक्षा को उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। चाहत तो हमारी बहुत बड़ी होगी, अरे हमको ये भी प्राप्त हो जाए, हमको यही प्राप्त हो जाए, लेकिन हम उतनी मेहनत करेंगे नहीं। कारण है कि शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, बुध भी अस्त हो जाएंगे और ये वक्री भी होने जा रहे हैं। ये स्थिति जो ऐसी है कि ग्रह योगों की आगे आगे चलते चलते पीछे की स्थिति, बैक गियर कभी आगे, तो ये जो स्थिति है कि यानी विचार, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, विचार ही चलते रहेंगे। विचारों के द्वंद्व में मत फंसना। विचारों के द्वंद्व में मेष राशि वालों फंस जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे रे मना, स्टेप बाय स्टेप काम करने की जरूरत है यदि बहुत बढ़िया लाभ चाहते हो तो। ओवरऑल जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि 4-5 भावों में समस्त ग्रह एकत्र हो गए हैं। इस वक्त योग समझे कि कैसा योग बन रहा है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो 11वें भाव से लेकर ज़्यादातर अधिकतर ग्रह जो हैं, केवल आप चंद्रमा को छोड़ दीजिए, वो नीचे घूम घाम के तो ऊपर आ जाएंगे। बाकी सारे ग्रह ऊपर के भावों में ही उपस्थित हैं और 4 ग्रह एक साथ ही इकट्ठे हो गए। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं मन में अंतर द्वंद्व उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। ग्रह योग एक तरफ कह रहे हैं कि धन लाभ के योग बन सकते हैं, सफलता दे सकता हूँ, लॉटरी खोलने के योग बना सकता हूँ, लेकिन मन में जो अंतर्द्वंद है, सोच जो है ना बहुत ऊंची है, उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है। यही कारण है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी मेष राशि वालों। ध्यान रखना ये समय आपके लिए कैसा है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे ग्रह नक्षत्रों के योग किस प्रकार से। होली का योग बहुत सुंदर आने वाला है और बहुत सारे होली में कौन से खास उपाय करने। कई बार व्यक्ति को लगते क्या आता है, कई बार ऐसा योग बन रहा है कि व्यक्ति को लग सकता है कहीं किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं कर दिया, कहीं कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं उत्पन्न कर दिया। ऐसा योग बनने वाला है होली के दिन। खास तौर पर एक छोटा सा उपाय आपके उन नेगेटिव प्रभावों को भी और मनोमस्तिष्क के नेगेटिव भाव, एंजाइटी डिसऑर्डर को भी ठीक करने का योग बना सकता है। अशोक व्रत आने वाला है। अशोक व्रत का मतलब होता है आपके शोकों को शमन करने का दिन। एक छोटा सा उपाय हम बताएंगे कि जो आपके मन के शोक को भी दूर करने का योग बनाएगा। तो ये सारी बातें अब आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्च के मध्यकाल की। 11 मार्च मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शाम को त्रयोदशी आ जाएगी। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग ऐसा बन रहा है जो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ का रहेगा और आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई देगा। वो आपके लिए बढ़िया योग बन रहा है। स्वग्रही होकर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और ये आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, सफलता का योग दे रहे हैं। लोग आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा खर्चा अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अननेसेसरी खर्चे जिनमें बढ़ सकते हैं तो उनका ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। इस दिन प्रदोष है, हो सके तो भगवान, और प्रदोष भी भौम प्रदोष है, कष्टों को निवारण करने का प्रदोष है। ये योग बन रहा है कि आप बहुत बड़ी चीज़ों को, समस्याओं को दूर करने के लिए कई बार उधार इत्यादि जीवन में बहुत परेशान करता है। संघर्ष, इस वक्त मंगल भी थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, निश्चयाभिलाषी हैं, यानी नीच की तरफ प्रवृत्त होने जा रहे हैं। कर्क राशि में प्रवेश करते हैं ना तो नीच के हो जाते हैं। उससे पहले जहाँ स्थिति चल रहे हैं वो निश्चयाभिलाषी कहा जाता है। जैसे उच्चाभिलाषी ग्रह बहुत ताकतवर माना जाता है, ऐसे निश्चयाभिलाषी जो ग्रह है वो भी बहुत कमज़ोर माना जाता है। तो ऐसे में मंगल को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कुशोदक के द्वारा मीठे जल से भगवान का अभिषेक करें।
भगवान शंकर का अभिषेक। प्रदोष है भौम प्रदोष, तो कोशिश करें शाम को सूर्यास्त होने के बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शंकर जी का जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो उसके पर रुद्राभिषेक करने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा, कष्टों को निवारण करने वाला योग बनेगा। 12 तारीख की बात कर लेते हैं, बुधवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और परिवर्तन ऐसा होगा कि जो आपके शत्रु जो है चारों खाने चित होने के योग बना सकते हैं। आप अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को और बहुत सारी विपदाओं को काटने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं और बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। लेकिन बुध थोड़े से हल्के चल रहे हैं इस वक्त, 12वें भाव में विराजे हुए बुध आपको लोग साइडलाइन करने का प्रयास करेंगे, इसलिए शक्ति उतनी दिखाना कि जितनी, कई बार क्या होता है हम शक्ति से परिपूर्ण होते हैं तो हम कई बार एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो स्टेप को बढ़ाते हुए किसी की व्यक्ति की ऐसा ना करें कि कहीं अहित होने का योग बन जाए, तो अच्छा है ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक काम करें, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः मंत्र जप करते हुए कोशिश करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक पीले रंग का वस्त्र उन्हें अर्पित करें या पीले रंग का कलावा ही उनको बांध दें। देखिएगा ये बुद्ध को शक्ति देने के लिए सुंदर रहेगा, ये उपाय अवश्य करें। इस दिन रवि योग है, नए कार्य आरंभ करना चाहें तो इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। बस केवल दोपहर के राहु काल को छोड़ दीजिएगा जो दिन के मध्य घड़ी में आएगा, यानी पूरे सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का समय निकालें, उसके बीच का एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद का समय, ये जो राहु काल रहेगा इससे बचते हुए कार्य करना तो ध्यान रखा रहेगा। हम यहाँ इसलिए नहीं बता सकते हैं इस समय को क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे सूर्योदय हो रहा है, और जो कई बार टीवी के ऊपर या बहुत सारे लोगों में अखबार में लिख के दे देते हैं कि भाई 12:30 बजे से 2 बजे तक का ये समय है, अरे ऐसा नहीं हो सकता है। मध्यकाल बिल्कुल निकालें, उससे एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद का समय निकलेगा, तभी सही रूप से निकलेगा वो समय, और तो उसको पहचानते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 13 तारीख की बात कर लेते हैं। 13 तारीख कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार की रहेगी। बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी उदया तिथि है और उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपके लिए, जैसा हमने कहा कि आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। सुंदर रहेगा योग आपके लिए। ऐसे में बुद्धि सही समय पर सही दिशा दिखाती दिखाई दे रही है। मन और बुद्धि बिल्कुल एक ही जगह पे काम रहेंगे। चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के शनि के बिल्कुल सम्मुख होकर बैठे हुए हैं, और ये चंद्रमा के सम्मुख होकर बैठना कहीं ना कहीं अच्छा है आपके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा संतान पक्ष को थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो संतान के पक्ष का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा है आपके लिए, एक काम करें, किसी पूजा स्थल पर कोई कंस्ट्रक्शन इत्यादि हो रही हो तो वहाँ रेत बदरपुर इत्यादि जो होता है ना, सैंड डस्ट होती है, वो दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनेगा। इस दिन होलिका दहन है। नवान्न भक्षण भगवान को कहा जाता है, अग्नि को नवान्न भक्षण, जो बूट इत्यादि, जौ इत्यादि, गेहूं इत्यादि की फलियां आ रही होती है वो भगवान को समर्पित किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को ये अर्पित करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिएगा इस दिन सत्यव्रत भी है। कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण, ओम नमो नारायण जो उत्तरायण कथा है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। भद्रा रहेगी इस दिन, ध्यान रखिएगा भद्रा है इस दिन, तो होलिका दहन जो हो वो भद्रा के उपरांत हो। आपके क्षेत्र में जिस समय भद्रा आ रही हो उसको ध्यान रख लें। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो हम समय नोट बता देते हैं आपको, तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार से भद्रा का बड़ा महत्व है। भारतीय संस्कृति में होली के अनुसार से कार्य करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, होली के दिन कष्टों को निवारण करने के लिए हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि होली का दिन जो होता है कष्टों का निवारण करने का दिन होता है। होली के समय में अपने जीवन के कष्टों को निवारण करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं। गुड़ मिल जाएगा, गुड़ जो गुड़ आता है देसी गुड़, उसको अपने घर से ले जाइए और जहां होली जल रही हो, या तो सुबह 10:30 से पहले, या दिल्ली के अनुसार से बता रहे हैं भद्रा का समय 10:30 बजे दिल्ली आरंभ होगा और रात्रि में 11:30 बजे तक रहेगा, या 11:30 बजे के बाद रात्रि में जब होली चले तब अपने सिर पर से वार के ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः या ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उस होली की अग्नि के अंदर उस गुड़ की डली को डाल दीजिएगा। कष्ट निवारण करने का अद्भुत योग है, इसको अवश्य इसको लाभ लेने का प्रयास करें। होली का दिन साधारण दिन नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में होलिका का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं, और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में
आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित है उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होलिका महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंकवा दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊं, अग्नि जलेगी नहीं।
भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती है, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके कि छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएं बलाएं, पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले पहले कर ले, और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो मेष राशि वालों, समझो होली का जो प्रभाव है बड़ा अद्भुत है। ऐसे में जैसे हमने उपाय बताया ना आपको, तो मेष राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि होली की उस पवित्र अग्नि में अपने कष्टों को निवारण करने के लिए एक छोटा सा उपाय पूरे वर्ष के समस्त दोषों को हरने वाला रहेगा। हम जीवन में चलते हैं, कभी आगे जा रहे होते हैं, बहुत उत्थान आगे बढ़ने के योग बना रहे होते हैं। इस वक्त आपकी राशि में योग ही है कि बृहस्पति पूरी तरह धन भाव में बैठा हुआ है, और कई मामलों में आपको झटके से बहुत सारे लाभ भी प्राप्त करने के योग बनेंगे, और इसके बाद बृहस्पति बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो ऐसे में ध्यान रखिए, कई बार लोगों की नज़र लग जाती है, छोटी सी गुड़ की डली अपने सिर पर से वार कर, क्लॉकवाइज वार कर, और उसको 7 बार से वारें, और ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः या ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हुए, जैसे हमने बताया था आपको, अग्नि की उस पवित्र होली की पवित्र अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा। देखिए बहुत सुंदर योग बनेगा। अब बात कर लेते हैं होली खेली कैसे जाए। 14 तारीख का बात कर लेते हैं मेष राशि वालों। शुक्रवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, और इस दिन होली खेली जाएगी। इस दिन भगवान चंद्रमा का जन्मदिवस भी है। आपके सुख के भाव के मालिक हैं चंद्रमा, उनकी भी सुंदर आराधना होनी चाहिए। और एक और सुंदर उत्सव है होलिका के साथ साथ, हमारे यहाँ पुराने जमाने में जो लोग हैं, अभी भी गाँव के बहुत सारे लोग हैं ना, मिट्टी से होली खेलते हैं। और आज की तारीख में सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, कहते हैं मिट्टी से, तो अनकल्चर्ड गंवार लोग मिट्टी खेलते हैं। आपको शास्त्र की बात बताते हैं। शास्त्र के अंदर विष्णु धर्मोत्तर के अंदर एक ग्रंथ है, और उसके अंदर एक प्रयोग लिखा है जो कहा जाता है कि फागुन शुक्ल पूर्णिमा को मृतिका मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए, और अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर ओम अशोकाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से कहा जाता है समस्त मन के शोक जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है, वो दूर हो जाते हैं। छोटा सा उपाय। देखिए हमारे यहाँ जो परंपरा है ना, लोग भूल जाते हैं, समझ में नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हम आधे पढ़े लिखे, आधे अंग्रेज हो गए, आधे हिंदुस्तानी भारतीय रहे, और हमने कल्चर टाई पहननी शुरू कर दी है। कल्चर अपने आप को जेंटलमैन दिखाने के लिए। उस बेचारे धोती वाले की बात कौन सुनता है? धोती वाले को कहा जाता है अनपढ़ गंवार व्यक्ति। अरे गंवार नहीं है वो, जो देसी व्यक्ति है वो वास्तविक तौर पे उस संस्कृति को अभी भी संजोए हुए है जिसको हम भूल चुके हैं। और हम अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली। थोड़ी देर बैठ के देखिएगा, हमारा दिल्ली में हॉस्पिटल है प्राकृतिक चिकित्सा का, मिट्टी पे सान कर आदमी को बैठा देते हैं, और जब उसको धोते हैं ना, जैसे गाड़ी धुलती है प्रेशर वॉश से, और फिर उससे पूछते हैं कैसा लगा, कहता है जी बिल्कुल ठंडा।
बिल्कुल दिमाग जो है एंजाइटी फ्री हो जाता है। तो ये मृत्तिका जो अशोक व्रत शास्त्र में वर्णित है, होली के दिन अशोक व्रत करने का शास्त्र में नियम है। पुस्तक भी मैंने बताई आपको, विष्णु धर्मोत्तर जो है, खासतौर पर इसके अंदर उसका पूरा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो होली खेलो, आनंद से खेलो, और ये कष्ट को निवारण करने वाली होली है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन 12 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे। ये बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए, तो आपके लिए रास्ता देने वाला है। आगे 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं मेहनत से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। तो होली खेलना इतनी मत खेलना कहीं फिसल जाओ मेष राशि वालों, कहीं क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा भारी हो सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, कहीं नहीं तो अननेसेसरी स्वास्थ्य पे धन खर्च करने पड़ सकते हैं। इस दिन संक्रांति भी है, पूर्णिमा और संक्रांति का योग बन रहा है, और साथ साथ सूर्य जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12वें भाव में जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों, सूर्य की ये संक्रांति, मीन संक्रांति जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये 1 महीना आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। ये सूर्य जो है परिवर्तन कर कर आपकी नई उम्मीद को उदय करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चतुर्ग्रही योग बन गया है सूर्य के साथ। सूर्य, बुध, शुक्र जो है राहु के साथ में विद्यमान है, और राहु कहीं ना कहीं ग्रहण लगाता दिखाई दे रहा है। राहु, सूर्य ने इस वक्त बुध और शुक्र को 2 दिन बाद अस्त कर देंगे इसी काल में, और साथ साथ राहु जो है वो सूर्य को भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने का योग बनाएगा। तो ध्यान रखना है कि महत्वाकांक्षा आपको झटका दे सकती है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी उम्मीद मन में लगाकर काम ना कर पाए, वो कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है। तो ऐसे में आपको लगातार सूर्य का उपाय करने की जरूरत है। सूर्य का मीन राशि, खासतौर पे हम बात करें मेष राशि वालों को, ये मीन संक्रांति जो पड़ रही है, ये 1 महीना आपके लिए कई मामलों में थोड़ा सावधानी भरना है। शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, जो किसी में भी दाव लगाने वाला काम कर रहे हैं, यदि बड़ा सौदा कोई आपको आ गया, प्रॉपर्टी का कोई बता रहा है स्थिति, भाई ऐसे कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा लाभ हो जाएगा, आएंगे तो बहुत सारे सौदे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण लगने के योग दिखाई देते हैं। तो हमारी आपको मेष राशि वालों बहुत हिदायत है, क्योंकि आपकी 7.5 भी शुरू होने वाली है। सब्ज बाग में मत आना, कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। कोई या लोग आपको घेरने का योग बना सकते हैं। इस वक्त 3 ग्रह अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। राहु जो है सूर्य के ग्रास में जाते दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ी शांति के साथ काम करने की जरूरत है। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मीठा डालकर, मिश्री या चीनी डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ दें। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, गायत्री मंत्र से जप करते हुए मन ही मन भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी उपाय है आपके लिए, करेंगे तो अच्छा रहेगा। होली आपके लिए बहुत शुभ हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, होली खेलते वक्त सबसे अच्छा रहेगा कि जहाँ भस्म, जहाँ होली जली हो, उस भस्म को अपने सिरोधारे कर थोड़ा सा अपने घर वालों पे डाल दीजिए। वही होली वास्तविक तौर पर है, वही भगवान का प्रसाद है इस वक्त, और हम सिंथेटिक रंग कुछ और स्थिति कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखें, होली के दिन आमतौर पे आनंद का उत्सव है। लोग पता नहीं कौन कौन से पुराने फटे कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं और फिर कहते हैं होली, हैप्पी होली। होली, अरे भैया होली है, आनंद का पर्व है। या तो कपड़ों से प्यार कर लो, जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं ना, लक्ष्मी जी उनसे रूठ के चली जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, होली के दिन इस बात का नया चैत्र आरंभ हो रहा है, और ऐसे में सुंदर रूप से भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे पहली होली भगवान के साथ खेलने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको भगवान के पास जाकर थोड़े से लाल पुष्पों से भगवान का होली अभिषेक करना चाहिए। और भगवान पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उनके साथ चंदन के इत्र से भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास कीजिए। लाल पुष्पों से भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास करें, देखिए बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, चैत्र का महीना आरंभ होगा, चैत्र प्रतिपदा का योग है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज वक्री होने की स्थिति में जा रहे हैं। दोपहर को करीब 12वें भाव में चलते हुए, कमजोर अवस्था में चलते हुए बुध वक्री होंगे। 12:16 पर योग बनेगा, और ये वक्री होना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ है। यानी आप जो चीज़ें धीरे धीरे आपके हाथ से निकल रही थी, वो धीरे धीरे उनको पकड़ मजबूत करने के लिए वक्री होना बुध का आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता दे सकता है। आपके लिए शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हो सके तो थोड़े से बुध के निमित्त अच्छा उपाय करने के लिए, शनि महाराज की 7.5 भी शुरू होने वाली है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बुध के निमित्त अच्छा होगा कि आपके लिए आप कम से कम ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 2 बिल्व पत्र उनको अर्पित कीजिए।
बिलपत्र खंडित होते हैं, इस वक्त एक थोड़ा खंडित बिलपत्र कहा जाता है। अखंडे बिलपत्र च पूजा शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम। अखंडे बिलपत्र बड़ी सुंदर से मिल जाएगा आपको, तो उसको भगवान को अर्पित कीजिए, कल्याण होगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, और ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ग्रह गणना जो बता रही है वो समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लें। देखिए रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, और इस दिन राहु महाराज वक्र गति से चलते हुए आपकी राशि के 12वें भाव में विद्यमान है, और वहां पर वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, चतुर्थ चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं पूर्व भाद्रपद के, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है। अब सूर्य साथ में आ रहे हैं, उसके लिए साथ में चले गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है, लेकिन उनके अंतिम अंशों में चलते हुए जिस प्रकार से प्रवेश करें, बहुत जल्दी राहु परिवर्तन का योग बनाएंगे, और ये परिवर्तन जो आपके लिए होगा ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सुंदर लाभ देने की स्थिति में आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन इस वक्त थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य के साथ कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने के योग बना रहा है आपकी, जो क्योंकि परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है। मीन जो में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो अंतिम में चले गए हैं, मार्च के अंतिम में तो कई ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें। जो चीज़ें आ रही हैं इन दिनों आपके समक्ष आए, उन पर अच्छे से विचार कर तभी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। केवल महत्वाकांक्षा, बड़ी सोच, अरे बड़ा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ये नहीं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। रविवार का अवसर है, विवेकानंद योगाश्रम में इस वक्त हम बड़ा यज्ञ रखते हैं, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा इस बार। आप स्वयं उसमें भाग लेकर समस्त नवग्रहों को ठीक करने के लिए उस यज्ञ में आहुति दीजिएगा। चाहे तो बहुत दूर बैठे हैं तो उसका स्थान आरक्षण कर वो भी लाभ ले सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं उत्थान का योग बनेगा, नई शक्ति देगा आपके लिए। चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान होकर बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ इस दिन बुध जो है अभी वक्री हुए थे, अब सूर्य के इतने सन्निकट आ गए हैं, अस्त हो गए हैं, और ये आपके लिए अच्छा है, जुर्माने से बचा सकते हैं। गलत दिशा में जाते जाते कहीं ना कहीं जो लोग आपको साइड लाइन करने का प्रयास कर रहे थे वो आपको बचा सकते हैं। ये बुध का अस्त होना आपके लिए कतई खराब नहीं है, अच्छा योग बना रहा है आपके लिए। इस दिन चतुर्थी व्रत है, भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें, शिव परिवार का पूरा, जहाँ शिव परिवार का स्थापना होती है उन सबका अभिषेक कर उनको सुंदर रूप से पुष्पों से विराजित होकर पीले पुष्प उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई देंगे। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी द्वितीया तिथि के रूप में विद्यमान है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं, वो आपको क्लियर वॉइस करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा ऐसी हो रही है कि आप बहुत बड़ी चीज़ की तरफ ललायित होंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, मनोमस्तिष्क में इंट्यूशन हो रहा है, उस पर विचार जरूर कीजिएगा। केवल हरे को ना देखें, केवल इस बात को भी देखें कि जो मन कह रहा है, कहीं ना कहीं आशंका जो दिखा रहा है, उसको समझते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा होगा कि थोड़ी मंगल को ताकत दीजिए, हनुमान जी का स्तवन करें, मंगलवार का अवसर है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और इस दिन अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, चंद्रमा बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे, और ये आपके लिए सुंदर रहेगा, लाभ का योग बनाने की स्थिति 2-3 दिन ग्रह आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। सुबह जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी, दोपहर में आते आते वो आपके समक्ष खेल करके दिखा सकती हैं। ध्यान रखिएगा इस दिन श्रीरंग पंचमी है, भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान का सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। देखिए इस दिन शुक्र होने जा रहे हैं अस्त। शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं ताकत हो, उच्च के होकर शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान थे, राजयोग का निर्माण कर रहे थे, तो जो उम्मीद थी वो छूट सकती है। सूर्य ने जो जिस प्रकार खेल किया है यहाँ का शुक्र को अस्त करने से, कहीं ना कहीं बनी बनाई बात जो उम्मीद दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं छूटती दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखना इस बात का, कई सारे ग्रहों का एक ग्रह प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है, एक ग्रह अच्छा कर रहा है, दूसरा ग्रह खराब कर रहा है, तीसरा ग्रह कुछ और योग बना रहा है। तो समग्र रूप से इन समस्त ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हमें भविष्य का निर्माण करना चाहिए, तो देखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन को बल देने का प्रयास करें, मन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात से हतोत्साहित हो सकता है। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गज केसरी योग आपकी राशि में निर्माण होकर कई मामलों में लाभ देने के योग बना रहा है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जुआ मत खेलिएगा, दाव मत लगाइएगा, प्रैक्टिकल वे में जो चीज़ें आपके हाथ में उन्हीं पे काम करने का प्रयास करें, ये सबसे श्रेष्ठ बात रहेगी। इसको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी,
और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमज़ोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में एक ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता वो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं। लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त,
ओवरऑल तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से, क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं, और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है, यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।